जब आप ऐसे पूर्व सैनिक देखोगे जो रैंक के सूबेदार मेजर है, सूबेदार मेजर, और वो जब कमेंट करते हैं कि सारे यूट्यूबर और 99% पूर्व सैनिकों के संगठन गलत मुद्दे उठा रहे हैं, जो ओआरओपी का कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा है पे कमीशन एनोमली का। ये 24 चैनल वाले भी मूर्ख बना रहे हैं। और ये बच्ची का क्या ठेका ले रखा है देश में, कितनी लड़कियां हैं, कितने सैनिक उनकी, कितनी बेटियां हैं, उनका क्या होगा, क्या करोगे। तो ऐसी मानसिकता वाले को, जिसको जयश्री के बारे में कुछ पता ही नहीं है कि उस बच्ची की क्या हालत है और किस तरह से उसके साथ होने वाला है, तो ऐसे मतलब आदमी अगर मान लो हमारे बीच में जिंदा है, जो कि चल्लूभर पानी में डूब के मरने के काबिल है, और ये कमेंट करते हैं। कमेंट तो करेंगे ही भी, जब हमने उनको वीडियो पे सब पढ़ा है और अपने उनका राइट है। लेकिन हम कहते हैं कि इस तरह के लोग चल्लूभर पानी में डूबने के काबिल है और कुछ नहीं है, उनका कोई वजूद नहीं है। तुम सूबेदार मेजर हो, तुम्हें ORGCU की सबसे वो रैंक मिली है जो चेन ऑफ कमांड में आती है, तो तुम कुछ करते क्यों नहीं? तुमने क्या किया अभी तक? तुम बताओ इन यूट्यूबरों को और ये जो 24 चैनलों वालों को बताओ, उनको बनाओ अपना वीडियो, डालो उसके अंदर, हमें पता चले। अदरवाइज चुपचाप पड़े रहो खाट के अंदर, होगी पूरी आपकी। अभी भगवान को याद करो ना, क्यों? जो अपना काम कर रहा है करने दो उनको, आपको क्या तकलीफ है उस बच्ची से? वैसे ही भगवान ने बहुत कर डाया उसके ऊपर। अगर हमें पता नहीं चलता तो पूरा देश पागल है क्या? और पूरे हिंदुस्तान में श्रीमान ऐसी सिर्फ चार बच्चे हैं ऐसे, उसमें से पंजाब का वो एक बच्चा या बच्ची वो जा चुका है, पीछे ये 3 बच्चे हैं। भारत सरकार के पास नहीं है ये इंजेक्शन, और 14 करोड़ में ये अमेरिका से आएगा, और सरकार ने खुद ने इसके लिए परमिशन दी है। सरकार ने खुद ने परमिशन दी है, समझ रहे हैं आप? अगर आपको मेरा वीडियो में कहीं आप सुन लेते हो तो भगवान के लिए बाहर मत निकलना। आप जैसे इंसान मुंह दिखाने के लिए काबिल नहीं है, याद रखना। क्या नाम है आपका? जयपाल सिंह साहब, सूबेदार मेजर। साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। में आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जाजड़ा, जैसलमेर से। दोस्तों, आज के मंथन में हम बात करेंगे, 2 दिन से 3 दिन से एक PDF घूम रही है, जो कि हमारा वीडियो का कल का भी या परसों का जो हमने वीडियो बनाया था उसमें भी हमने बताया था कि दोस्तों ये पहली एक ऐसी, मतलब इस मंथन में हम आपको बता रहे हैं कि एक पिटीशन डाली गई है जो पोस्टल डिपार्टमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है, उसका कर्मचारी है, जो 40 साल तक अपना 40% अपना कम्यूट कटवा के पोस्टल डिपार्टमेंट से वो रिटायर हुआ है, और उसका है जो कम्यूट जो कट रहा है वो करीब मतलब 12 साल के अंदर पूरा हो जाता है, और अगर 15 साल में कटता है तो 8 से 9 लाख रुपए ज़्यादा कटता है। तो उन्होंने जाके कैट के अंदर, जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव जो ट्रिब्यूनल होता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आता है, उसके अंदर इस केस को किया, और उसके अंदर वो प्रोविजन, यानी कि एक मतलब इंटरिम रिलीफ दी है। इंटरिम रिलीफ का मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को बताया गया कि भी आप है जो इसका है जो भी उस पिटीशन में है, उस OA के अंदर जितने बंदे हैं उसमें 12 साल कंप्लीट वाले भी है, 12 साल होने वाले भी है, लेकिन जिनके कंप्लीट हो गए हैं उनकी पेमेंट को रोकने के लिए इंटरिम रिलीफ के लिए आदेश पारित किया गया है यूनियन ऑफ इंडिया को। यूनियन ऑफ इंडिया मतलब कौन आ जाता है? राष्ट्रपति के अंडर में सब आ जाते हैं। यूनियन ऑफ इंडिया को हेड करते हैं राष्ट्रपति, जो भारत का राष्ट्रपति होता है। तो अब यहाँ पे जो जितनी भी पेटिशन पहले AFT के थ्रू गई है, लेकिन AFT है जो कानून मंत्रालय का हिस्सा नहीं है, वो MOD का एक इंटरनल पार्ट है, जो भी है उसके बारे में मैं कई बार बता चुका हूँ आपको। अब इसके अंदर सबसे बड़ी बात क्या है कि पिन पॉइंट ये है कि इसके अंदर मतलब जो कैट है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल जो है, कैट ने सबसे बड़ा प्रश्न उठाया है 5वें पे कमीशन का, कि भी उसने 12 साल के लिए उस टाइम उठाया था आवाज़ जब आपने नहीं किया। और अब तो कहाँ हमारी मुद्रा स्फीति गई है, कहाँ हमारा मतलब जो आज का जो ब्याज इंटरेस्ट है, रेट है, वो कहाँ गया है।
तो अब क्या है कि इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारी केंद्र सरकार है ये जवाबदेह हो चुकी है। जवाबदेह का मतलब है कि आने वाली 19 दिसंबर को जो इसकी दोबारा हियरिंग होगी कि उसके अंदर सरकार का यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो प्रोसिक्यूशन में जो भी है या डिफेंस में है, जो डिफेंस में है, तो वो डिफेंस काउंसिल जो भी मतलब सरकार की तरफ से रखेगा, उसके बाद में जो आदेश आएगा वो क्या आदेश आता है वो हमारे लिए बड़ा मायने रखता है। ये ओनली इंटरिम रिलीफ के लिए आदेश दिया गया है। अब मानना नहीं मानना ये केंद्र सरकार के ऊपर है, ठीक है ना। क्यों कि इसको भी अगर मान लो नहीं मानते हैं तो इस बंदे को भी, जो बंदा ये है, ये बंदे भी इसके बाद में हाई कोर्ट में जाएंगे। जैसे कि हमारे एएफटी के बंदे हाई कोर्ट क्रॉस कर चुके हैं, जिनको मैंने उस वीडियो में बोला कि अभी आप लोग चूको मत, अगर 2, 4, 5 जो भी हो सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दो। क्योंकि मतलब 8 से 9 स्टेट है जो चंडीगढ़ कोर्ट का फॉलो करते हुए, कर्नाटक का, अपना केरला, जो दक्षिण भारत के जो 2-3 कोर्टों ने, वो सरकार ने मतलब 12 साल कर दिया है। गुजरात ने कर दिया, पंजाब ने कर दिया, राजस्थान करने जा रही है। तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट कभी भी 7 से 9 कोर्टों को, जो हाई कोर्ट है उसको डिग्रेड नहीं करेगा कि जो आपका फैसला है वो डिग्रेडेशन का है। अगर डिग्रेडेशन का होता तो अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी उसके सामने पिटीशन डाल देती है, ठीक है ना। तो अब ये जो लपट है ना, जो ये आग है, कि वो कहावत है ना कि भाई घर तो तुम्हारा भी जद में आएगा। तो अब ये जो चंडीगढ़ से सुलगी हुई चिंगारी, अब उसने केंद्र सरकार को लपट में ले लिया। लेकिन सबसे सही निशाने का तीर पहुंचा है ये कैट का। अब कैट के अंदर तो जवाब दाखिल करना ही पड़ेगा। और जो मतलब डिसमिस कर दिया है, जो अपना हाई कोर्ट दिल्ली ने जो केस एएफटी वालों का 100 से ऊपर उसके अंदर बंदे हैं, उन बंदों से अगर 10 बंदे भी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो कोई दोहरा नहीं है कि इसको भी बहुत बड़ा बल मिल जाएगा। यानी कि आप आधी से ज़्यादा जंग जीत चुके हो। ये आपके लिए मतलब मैं और मतलब कहना चाहता हूँ कि ये मतलब लोग हेडिंग दे के वीडियो बना रहे हैं, 12 साल हो गई, 12 साल हो गई। अरे भाई अभी दिल्ली बहुत दूर है, बहुत दूर है दिल्ली, ठीक है ना, इतना आसान नहीं है। फिर भी मैं ये कहता हूँ कि अब सरकार इसके बाद में जो ये जो इस केस का जो ओए का जो कॉपी गया है, ठीक है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, तो इसको मतलब है जो यूनियन ऑफ इंडिया को, इसके ऊपर सरकार जवाबदेह है, उनको जवाब दाखिल करना पड़ेगा कैट के अंदर। तो ये तो था हमारा इसका कम्यूट का मामला। दूसरा, हमारी बच्ची आज भी सांसों की भीख मांग रही है। हम लोग हमेशा बस भाई जो हमारे पास है हम करते हैं, और बाकी सबको हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि उस बच्ची का पैसा इकट्ठा हो और 14 करोड़ का इंजेक्शन आए और उसको लगे। तीसरा, मतलब 1-2 वीडियो अभी और हो रहा है कि आंदोलन 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 आंदोलन। दोस्तों, उसके ऊपर भी मैंने अच्छी तरह से आपको बता दिया है कि इस देश में विशेष तौर से डिफेंस के लिए, यानी कि जो रक्षा विभाग है अपना भारत सरकार का एमओडी, तो एमओडी अभी जो सरकार उसको एमओडी को डील कर रही है, उसने इस तरह का अपना मतलब जो हम बोलते हैं चौसर भी बोलते हैं, और एक तरफ हम बोलते हैं जो अपना ये खेलते हैं हम, जो भी अपना ये खेल खेलते हैं, तो उसने ऐसा खेल खेला है कि डिफेंस को 80% अपने अंडर में ले लिया है, ठीक है ना। कोई भी बंदा इसमें राजी नहीं है कि वो आके आंदोलन करे, ये हमारा ओपिनियन है। और बाकी कई बंदे बोल रहे हैं वो जवाब दे, वो जवाब दे, वो जवाब दे। कोई जवाबदेह नहीं है, कोई जवाबदेह नहीं है, और ना किसी को ज़रूरत है। क्योंकि इसमें जो ORP 3 के अंदर कुछ पुराने जेसीयूज हैं, वो भी उसके अंदर आए हैं। जैसे अभी जिसका 33 साल वाले जो पुराने वाले जेसीयू है, वो तो सारे के सारे 15 से पहले वाले वो 46,000 में आ गए, 46,300 में आ गए, पूरे सब आ गए उसके अंदर। और मतलब कई जेसीयूज भी आए हैं, सुबेदार मेजर भी आए हैं। तो ऐसा कि वो भी आगे नहीं बढ़ेंगे। अब इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो मार पड़ी है
वो पूर्व सैनिकों में सिपाही नायक वालदार की फैमिलीज को जो डिमाइज यानी कि जा चुके हैं, पूर्व वीरांगनाएं, उनके ऊपर बहुत बड़ा आघात हुआ है। और बाकी जो नायक सूबेदार रैंक के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, नेवी के सारे रैंकों के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ा है। लेकिन आर्मी के कुछ क्योंकि आर्मी की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इन्होंने आर्मी के कुछ बंदों को दाना डाल के अपने कब्जे में कर लिया है। और सबसे बड़ी बात है कि आप देखो ना कितने तरीके से मोदी जी का परिवार बनता जा रहा है। और हमारे सैनिक अब सैनिक नहीं रहे हैं, अभी वो बाहर आने के बाद में हिंदू और मुस्लिम हो गए हैं, हिंदू और मुस्लिम हो गए हैं। तो आज की सरकार जैसे बोलती है कि भाई बंटोगे तो कटोगे, तो हिंदू है जो अपना इसको चूज करेगा, भाई कौन बचा सकता है। भाई 100 साल आगे अगर जीने वाले हैं तो हमारे अभी सरकार के मुखिया है, बाकी कोई इतना ज़्यादा जीने वाला कोई है नहीं। तो अब वो सैनिक ना होगे, उसने अपना बोला भी अभी बढ़ जाऊंगा तो कट जाऊंगा, अकेला क्या करूंगा। और इधर अगर कोई मुसलमान है या कोई सिख है या ईसाई है तो वो भी सोचे भी जब सारे हिंदू एक हो जाएंगे तो फिर हम भी कट जाएंगे, ठीक है ना। तो सब अपने अपने धर्मों के अंदर वो सैनिक न रहते हुए अपने धर्म में जाके वो अपने अपने धर्मों के आंदोलन और अपने समाज को जोड़ने का काम शुरू कर दिया। उनको फुर्सत नहीं है अभी कि देश के अंदर गृह युद्ध की स्थिति तैयार है, मैदान तैयार है, हम कब कटेंगे कब मरेंगे इसका कोई वो भरोसा नहीं है। ये दिल्ली न्यूज़ में आप देख रहे हो, चुनाव कैसे हो रहे हैं आप देख रहे हो, चुनाव प्रणाली कैसे हो रही है आप देख रहे हो। सच बोलने की हिम्मत अब आज न तो मीडिया में रही है न किसी एजेंसी में रही है। और हम जैसे जो 2 कौड़ी के भी नहीं है, 2 कौड़ी से भी नीचे कोई होता तो हमारा मूल्य वो है। लेकिन हम फिर भी अपने बंदों को आवाज़ लगाते हैं कि तुमने तिरंगे झंडे के नीचे कसम खाई थी, तुम अपना ईमान और अपना ज़मीर मत बेचो। तुम इस देश के हो, न किसी कौम के हो न किसी परिवार के हो। तुम्हारा अंतिम जो क्रिया है उसका भी, कफन का भी 4 पैसे हमारे को रिटायरमेंट के टाइम में दिया जाता है कि ऐसा ऐसा है कि ये है जो 108 रुपये ये उसके हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि मत फैलाओ ऐसी आग जो अभी मुझे नहीं लग रहा है। पहले उनकी नब्ज टंटोलो ना, आप आसपास में रेकी करो, लोगों से मिलो, पूछो कि वो क्यों। अब आते हैं बात, अभी एक वीडियो चल रहा है कि साहब का ये वो FEA ये भाई क्या कर लेगा FEA क्या कर लेगा। अभी FEA अध्यक्ष ने OROP 3 जब रजिस्टर भी नहीं हुआ था OROP, लेकिन OROP 3 आते ही सबसे पहले FEA अध्यक्ष ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को सबसे पहले ज्ञापन देने वाला FEA है। FEA को छोड़ के आप बताइए किसने सरकार को ज्ञापन दिया है, कौन से संगठन ने दिया, वो भी कृपया हो सके तो 8890088135 पे वो संगठन अपना वो भेजे, ताकि हम भी उसको पब्लिक के सामने रखें कि भी ये संगठन कुछ कर रहे हैं। अब रही FEA का रजिस्ट्रेशन हो गया है, अब मैदान में कब आएगा, तो भैया उसके 157 भी है या नहीं है, कैसे हैं, जब तक उसकी फिजिकल मीटिंग नहीं होती है तब तक कोई एश्योर नहीं कह सकते। क्यों कि वो चुनाव हुए थे उस टाइम 157 थे, उसके बाद में जो भी हुआ है, अब जब दोबारा फिजिकल मीटिंग होगी तो उस टाइम पता चल जाएगा अभी कौन अपना समर्थन वापस लेने जा रहा, कौन देने जा रहा। तो उसी अनुसार FEA अध्यक्ष या वो काउंसिल अपना डिसीजन लेगी। अब वो ज़्यादा से ज़्यादा काउंसिल क्या कर सकती है, उनसे कमेंट्स मांग सकती है कि भाई आप लोग कहाँ करवाना चाहते हो, किस तरह करवाना चाहता है। FEA के संविधान में लिखा हुआ कि अध्यक्ष कुछ नहीं है, सबका मिलके वो होगा। तो मैं न तो FEA के पक्ष की बात कर रहा हूँ न विपक्ष की बात कर रहा हूँ। FEA का कमिटमेंट ये है कि सब मिलके करेंगे, तब मिलेंगे कब ये मुझे नहीं पता है। दूसरी बात ये जो फिर वही बात बोलने कि ये वो मत करो, ऐसा कुछ मत करो। जिसको करना होता है ना वो किसी का इंतजार नहीं करता है कि तुम आगे चलो, हम तुम्हें ये एफिडेविट दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे जिसको करना होता है वो वहाँ पहुँच जाता है। क्या साहब का जब आई थी तो किसी को बोला था कि तुम आगे चलो? उसने एक
ठीक है, उन्होंने दिसंबर में या नवंबर में एक रैली कर ली थी छोटी सी अपनी सैनिकों की दिल्ली के अंदर, बोला भी कोई आता है तो आओ, नहीं हम आ रहे हैं, तो किसी ने हाँ नहीं भाई, तो वो आ गए। अब अगर इस देश में से कोई आता तो मना कौन कर रहा है, लेकिन अब आएगा कौन? इस एक साल के अंदर भारत की राजनीति के अंदर जो उथल पुथल हुई है, जो भारत की जो पब्लिक है, भारत का सैनिक है जो पूर्व सैनिक नहीं रहा है, 8 से 10% सैनिक अभी जज्बे के साथ में है, बाकी सैनिक सारे के सारे अपनी कौम, अपनी कम्युनिटी, अपने उसके साथ में है। अभी भी सैनिक उस सेना से भी ज़्यादा कट्टर यहाँ समाज में हो चुका है कि बंटोगे तो कटोगे। जब सैनिक ऐसे मतलब नारे लगा रहा है तो आप सोच लो कि देश का भविष्य बहुत अच्छा है, आप चिंता मत करो। तो बाकी मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, एक ECH का मामला है जो पंजाब का है, किसी साहब ने एक चिट्ठी हमें भेजी है। आप बताइए कि 108 हमारे को कब मिलती है, कौन से स्टेट में मिलती है कि जिसके अंदर आपने फ़ोन किया और वो ECH की तरफ से हमारे को मिल गई। अभी वो पागल वो जो एक वो नौटंकी करते करते मुख्यमंत्री बना है, कभी मोटरसाइकिल की चोरी के अंदर मतलब ऐसा है कि भाई हमने फ़ोटो देखा उनका पुलिस के पास में बैठे हुए 3 आदमी का, तो वो आज मुख्यमंत्री है। तो वो भी पूछो कि मान साहब आपने वो दे तो दिया लेटर, लेकिन वो कौन से ECH में आपकी 108 सेवा दे रही है, कम से कम वो भी तो आप एक लिस्ट जारी करो उनकी भी, इतनी मैंने ECH के नाम पे अलॉट कर दी है पंजाब सरकार से, बता दो ना आप कम से कम। अगर पब्लिक को मिलती तो फिर पब्लिक इसके ऊपर ग्रीवेंस क्यों डालते, क्यों ग्रीवेंस डाला उन्होंने? नहीं मिली तभी ना। अब सरकार की चिट्ठी का जवाब दे के अपना सेंट्रल गवर्नमेंट अपना पल्ला झाड़ रही है पंजाब से, तो झाड़ लो भाई। सैनिकों का तो मैं बोल रहा हूँ ना, हमारा कोई माई बाप है ही नहीं। आज के दिन एक सैनिक ही है जो इस बात का तृतीय श्रेणी का नहीं, चतुर्थ श्रेणी का मतलब नागरिक बन गया। वो जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होता है उसका काम क्या होता है, वही काम आज हमारा है और कुछ नहीं है। हमारी आज कोई गिनती नहीं है, क्योंकि हम कभी यूनाइट नहीं हो सकते, किसी भी हालत में नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि हमें पेंशन आने तक भी हम ब्रिटिश के दायरे में थे, अभी भी हम ब्रिटिश के दायरे में हैं, और जो कुछ भी हमारा है आज भी है तो वो ब्रिटिश के दायरे में। जिस दिन हम आज़ाद हो जाएंगे, इस आज़ाद भारत के हम नागरिक हो जाएंगे, इस आज़ाद भारत का सब कुछ हो जाएंगे। आज भी जो सेना का जवान है उसको जो मतलब अपने नागरिक अधिकार आज भी उनको नहीं है, आज भी उनको नहीं है। और जिनको पेंशन के बाद मिले हैं तो वो यूज नहीं करना जानता है और उसको यूज करना भी नहीं है, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे? आज जहाँ तहाँ ऑफिसर बैठे हुए हैं, अगर आपका काम निकलवाना है तो अफसर के बगैर निकलेगा नहीं, और आप अफसरों के आज बाहर आके भी गुलाम, कुछ नहीं कर सकते। तो भाइयों मेरा इतना ही कहना है कि प्लीज़ यूनाइट होके अगर आप कुछ करना चाहते हो तो सबने अभी FEA के सभी संगठनों ने घटकों को मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, भाई कुछ करना है आपने। तो अर्जुन सिंह साहब ने बोला कि भाई ये मेरा मेल है, मेल पे आप कुछ लिखो, क्यों नहीं लिख रहे हो? उन्होंने अपने घटकों को बोला सब स्टेटों के कि भाई आप लोग जो राष्ट्रपति को ज्ञापन दो अपने नाम से, क्यों नहीं दिया भाई? तो कोई मना कर रहा है? बाकी जो इंडिपेंडेंट जितने भी संगठन हैं किसी ने नहीं दिया, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि देश में मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा और कुछ नहीं है, लेकिन किसी ने अभी तक एक कंपाइल रिपोर्ट नहीं बनी है OROP 3 की कि उसके अंदर विसंगतियां 2 से कितनी ज़्यादा खतरनाक है। और अभी 1 साल के बाद में आप लोग मजबूर हो जाओगे जब आपके ऊपर पे कमीशन तो आएगा नहीं और फिटमेंट फैक्टर ठोक दिया जाएगा और आप कुछ नहीं है। जैसा आप महंगाई में कुछ कर पाए, आपका 65 जो डेली कंज्यूमर आइटम था उसको 35% कर दिया। क्या कर लिया? आपको 40% घटा दिया। वो 40% आपके महंगाई में होता तो अभी आपकी महंगाई 90% से 100 के बीच में होती। इसके ऊपर क्या मतलब आपने कर लिया उसको? मैं आज से नहीं है, आज 1 साल से चिल्ला रहा हूँ कि आपका फॉर्मूला चेंज कर दिया, लेकिन हमें तो सुनने वाले कौन है? हमारे पास तो बल्ले बल्ले और पैसे नहीं है, हमारे पास बोर्ड नहीं है कैलकुलेट करके बता दें कि इतना वो आ जाएगा। अरे शर्म तो इस बात की आती है कि तुम्हारे को जो DA मिला वो तुम्हारे खाते में आना ही आना है यार।
अब जब दिसंबर से दूसरा लागू हो जाएगा जनवरी के अंदर, तो वो दिसंबर में तो देंगे ही देंगे ना। नवंबर दिसंबर, जब नवंबर लास्ट में दो या दिसंबर में आपको देना ही पड़ेगा उनको। तो इसमें कौन सी खुशखबरी आप लोगों को हो गई है? जो आपको काम की बात बताते हैं उनके ऊपर कोई ना वीडियो देखता है, ना फॉरवर्ड करता है, ना कोई कमेंट करता है, ना कोई बताता है कि भाई साहब आप ऐसा नहीं ऐसा करो। और भाई आप बोलते हो गलत है, और हम गलत हैं, हम लाख गलत हैं, लेकिन कम से कम हम ये तो बोल रहे हैं कि हमारे साथ में अन्याय हुआ है, अन्याय हुआ है, इस सरकार ने किया है। किसने किया? इस सरकार ने किया है। हम इस सरकार के साथ में, इस अन्याय के साथ में नहीं है, और इस अन्याय के लिए हम इस सरकार को नहीं लाए थे। और अब धीरे धीरे ये सरकार अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रही है, तो हम तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसके घर में सब कुछ है। सब गट मेरे साइयाँ, वो सबके गट में है, अपने आप करवा देगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। ये मेरे भाई अशोक फौजी ने वीडियो डाला है सैनिक न्यूज टुडे में। मैं स्वागत करता हूं इस वीडियो का कि उन्होंने राजस्थान सरकार की तरफ से उठाए गए कदम की सराहना की, लेकिन इसके साथ में ही जो ये मैसेज दिया गया है कि राजस्थान जितेंद्र सिंह और पहले अग्निवीर जिनको मिला शहीद का दर्जा, तो इसमें मैं करेक्शन करना चाहता हूँ भाई सभी लोगों को। वीडियो तो मैंने बाद में देखा और ये काफ़ी वायरल भी हो गया। तो इसको राजस्थान सरकार ने शहीद का दर्जा दिया है, राजस्थान सरकार ने, न कि भारत सरकार ने। भारत सरकार ने शहीद का दर्जा देती तो उसका एक्शन कुछ अलग होता, और उसकी जो राशि अलग होती, उसके डॉक्यूमेंट्स अलग होते, और इस मतलब अग्निवीर को शहीद का दर्जा मिलने के बाद में इनके राइट्स बहुत कुछ ज़्यादा होते। अब राजस्थान सरकार ने दिया है तो इसके अंदर कोई ऐसा नहीं है कि भी सारे संगठनों ने कोई आंदोलन किया या वो किया, ये सब कुछ ये है। क्योंकि ये केस बड़ी तरीके से मतलब प्रशासनिक प्रोसीजर से उठाया गया था, जिसको गवर्नमेंट के पास में एक क्वेश्चन मार्क था कि राजस्थान सरकार का इसके ऊपर क्या ओपिनियन है कि इससे पहले कि हम है जो कोर्ट का दरवाज़ा खड़खड़ाएं या आगे की वो मांगे। तो सरकार ने वैसे ही इंसानियत के तौर पे कि नहीं, हम अपनी स्टेट लेवल के हिसाब से जो शहीद का दर्जा की जो हमारी भूमिका होती है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट किसी को दहेज अपना शहीद का दर्जा दे देता है, तो उसके बाद में स्टेट का भी अपना एक रोल होता है जो स्टेट को भी देना पड़ता है जब सेंट्रल गवर्नमेंट उसको शहीद का दर्जा दे देती है। तो इस अग्निवीर को शहीद का जो दर्जा है सेंट्रल गवर्नमेंट का अभी तक नहीं मिला है। ये राजस्थान सरकार ने अपनी पहल से दर्जा दे दिया है, और जो राजस्थान सरकार की तरफ से जो ड्यूज है, इनकी मूर्ति लगानी है, जो कुछ करना है, और जो भी राजस्थान सरकार अपना मतलब जो सोल्जर बोर्ड में जो तनख्वाह देती है, तो जो उनके कर्मचारी है वो कैसे इस परिवार को ट्रीट करेंगे, कैसे इनको अलग से क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारे अभी भविष्य के गर्भ के अंदर है। लेकिन हाँ, सरकार ने इतना मान लिया कि हम इसको शहीद का दर्जा देते हैं, और इसके साथ में जो अपने स्टेट की तरफ से 2 करोड़ रुपए का जो होता है वो अंशदान भी दिया जाएगा, और बाकी सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से तो अभी कुछ हुआ नहीं है, और न वहाँ से कोई भी तरह का हमने सोल्जर बोर्ड के जो वहाँ के अधिकारी हैं उनसे पता किया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। महेश जी, आपने आम सैनिकों के लिए ये जो वीडियो बनाया है, आपको साधुवाद और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ चीज़ें हैं जो चीज़ें पर्दे के पीछे हैं, और वो अभी आपके सामने भी नहीं है। दूसरी बात, फौजी न्यूज़ 24 ओनली फॉर मिलिट्री पर्सन। आप खुद कह चुके हो, लोगों ने आपको अप्रोच भी किया कि आप सैनिकों की न्यूज़ क्यों नहीं उठाते हो, तो आपके शब्दों में ही वापस जवाब था
कि इसमें बाद में लोग क्रिटिसाइज़ बहुत करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वो करते हैं। तो अगर आपको सैनिकों की या ओआरओपी की या सब कुछ है, तब तो आप धूम धड़ाके से अपना चैनल को, मतलब जब दो नाव पे पाँव सवार होता है तो आपको पता ही क्या होता है। अगर आपको बिजनेस करना है तो आपके आसपास में जो आप 10 ऐड इस पे लगाई हुई है, यूट्यूब भी देगी, सब कुछ होगा, और आप अपनी, बोलते हैं ना, संत मत में बोला गया कि इस हाथ से दो तो इस हाथ को पता न चले, इस हाथ से दो तो इस हाथ को पता न चले। आप कुछ भी करो, किसी को कोई मतलब नहीं है। अच्छा, अब रही बात है आंदोलन की। तो आप अभी तक, मतलब ओआरओपी 3 निकलने के बाद सैनिकों की नाड़ ही पकड़ नहीं पाए हो, तो फिर मतलब बात यहीं ख़त्म हो जाती है, ठीक है ना। और काला कोट पहनने से कोई भी वकील नहीं हो जाता है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है ना। जो 1000 वीडियो शायद आपने भी देखे होंगे, 700-800 हमने भी देखे होंगे कपिल भाई साहब के। तो अगर वीडियो वाली वही सेम चीज़ अगर मतलब कोर्ट में रही तो वो जज के सामने खड़े नहीं हो पाएंगे। और अगर वो उनको वकालत करनी है तो वकालत का तरीका क्या है, वो जब कोर्ट के अंदर जाएंगे, दूसरे वकीलों को जब वो देखेंगे कि वो किस तरह से बहस करते हैं, किस तरह से वो अपना केस है जो आगे प्रोसीड करते हैं, तो उनके लिए बहुत कुछ है। डिग्री ले लेना कोई बड़ी बात नहीं है। और आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि इस हिंदुस्तान में हजारों लॉ कॉलेज है और लाखों लड़के एक साल में लॉ की डिग्री लेते हैं, लेकिन लाखों में से हजार भी कोर्ट में टिक नहीं पाते हैं। गोल्ड मेडलिस्ट जिसने गोल्ड मेडल लिया है वो बंदा अभी बिजनेस कर रहा है। क्यों? कि पढ़ाई में होशियार था, गोल्ड मेडल तो ले लिया, लेकिन जब वकालत के अंदर पहुंचा तो फिर वहाँ के जो, मतलब वकालत में जो चीज़ चाहिए प्रैक्टिकल, वो प्रैक्टिकल उसके पास में नहीं था। तो वो आज चेन्नई के अंदर, चेन्नई, हाँ चेन्नई के अंदर अभी बहुत अच्छा मतलब बिजनेसमैन है, जबकि उसने लॉ में गोल्ड मेडल किया है। ऐसे बहुत लोग हैं जो इसने लॉ किया है लेकिन लॉ करके वो कोर्ट में नहीं टिक पाए। कपिल भाई साहब को हमारी शुभकामनाएं, वो टिके। और जो वो आंदोलन से नहीं दिला पाए वो अभी आपके शुभकामनाएं, मेरी शुभकामनाएं कि वो कोर्ट से दिला दे, बहुत ही अच्छी बात है, और वो कोर्ट से दिला भी देंगे, ठीक है ना। अब आपको मैं इतना ही कहूँगा कि पहले नब्ज पकड़िए सैनिकों की, सैनिकों के प्रधानों की, ठीक है ना। वो नब्ज क्या कहती है, अगर आपने नब्ज पकड़ ली है तब तो आप आराम से जो कह सकते हैं। लेकिन नब्ज, मुझे नहीं लगता, ये मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है कि नब्ज पकड़ लिया आपने। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। साथियों, ये केस एएफटी का नहीं है, ये केस कैट का है, जो कि सिविल कर्मचारियों के लिए एप्लीकेबल होती है। और जो कैट है ये एएफटी की तरह नहीं है। जैसे कि एएफटी है जो मतलब कानून मंत्रालय में नहीं आती है, लेकिन कैट है जो मतलब कानून मंत्रालय का हिस्सा है। इसमें एक ओए फाइल हुई थी 860/, अपना 2024। और इसके अंदर मतलब जो मतलब अपना एप्लीकेंट है वो पोस्टल डिपार्टमेंट का कर्मचारी है और उसने 40% उसकी जो कम्यूट कटा है। तो उसने मतलब अपने वकील जो उसके एडवोकेट है, वो अपना एप्लीकेंट के एडवोकेट मिस्टर डीएम शुक्ल वो है, और ये जो एडवोकेट जो राजपुरोहित है, और ये सरकार के हैं। तो इस पूरे मतलब बाय ऑर्डर ये जो इंटरिम रिलीफ दिया गया है, इसमें फाइनल जजमेंट नहीं है। इंटरिम रिलीफ यही है कि कई लोगों ने मिलके कैट के अंदर ये केस डाला था। अब इसमें से कुछ थे जिनका 12 साल अभी पूरा होने वाला है,
नहीं हुआ है, कुछ का था जिनका 12 साल पूरा हो गया है या कुछ का आगे कट भी गया है। तो अब ये पूरी मैंने पढ़ने के बाद में यहाँ पर इन्होंने एक कंपैरिजन भी दिया है, ठीक है ना, कि उनका है जो जो मतलब कटता है पैसा, तो ये इंडिविजुअल का जिसका एक दिया है उसमें दिया कि भी इसका डेट ऑफ रिटायरमेंट इस इंडिविजुअल का 31/1/2017 था और 40,000 इनका कम्यूट कटा है। अमाउंट जो है 16,000 इनका वापस कट रहा है कम्यूट में, और कम्यूट में जो वैल्यू है उसकी 15,73,248 है, और अमाउंट है जो 15 साल के बाद में कटेगा 28,80,000 ओके। तो अब इन्होंने 12 साल के लिए मांग की। यहाँ इन्होंने एक जो बताया कि जो फिफ्थ पे कमीशन है उसने भी इसके लिए मतलब पहले आवाज़ उठाई थी कि इसको कम कर देना चाहिए, वो भी इस फैसले में ये चीज़ बताई है। लेकिन अभी आप देखिए कि इसके अंदर जो एप्लीकेंट नंबर है 10, 11, 13, 14, 15, 27 एंड 39 हु हैव कंप्लीटेड 12 ईयर्स, बाकी जो इसमें इस ओए में वो नहीं है, इनको है जो इंटरिम लीव दी गई है। लेकिन इस ओए का अगली जो हीरिंग है वो 19/12/24 है। अब इस मतलब केस को आप आधार मान सकते हो कि भाई ये जो कैट है, इस कैट ने मतलब ये जो फैसला दिया है इसमें इंटरिम रिलीफ मिली है इन बंदों को, लेकिन फाइनल ऑर्डर अभी आना बाकी है। क्योंकि इंटरिम रिलीफ के बाद में ये जो रिलीफ गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने वापस क्या मतलब जो प्रोसीडिंग में अपने विचार देता है या अपना क्या वो एक्शन लेना चाहता है, क्या वो ये रिलीफ देना चाहता है नहीं चाहता है, ये सारी चीज़ें इसमें अभी तक पेंडिंग है। वो चीज़ें जो अगली हियरिंग जो होगी, और वो हियरिंग है 19/12 मतलब दिसंबर में 19 में, उस दिन ये तय होगी, जिसमें सरकार का जवाब भी आ जाएगा और आगे क्या होगा वो पता चल जाएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। इसको मतलब 15 साल को छोड़ के 12 साल हो गया, ये प्रचार करना गलत है, ये लोगों के बीच में गलतफहमी पैदा करना है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।